नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अगर हम मुआइशत के लिहाज से और सियासी सोच और फ़िक्र के लिहाज से अगर किसी सोच और फ़िक्र को इस लिहाज से एक तारीख साज सोच और फ़िक्र का नाम देते हैं कि जिसने एग्जिस्टिंग निज़ाम को ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि एग्जिस्टिंग निज़ाम के मुकाबले में एक नया निज़ाम जो है वो तरतीब दिया, और इस तरह जो निज़ाम को जिसको चैलेंज किया उसे भी जो है वो अपने असरात से महफूज रहने ना दिया। तो इस तरह कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग तस्वुरात थे उसको भी मुतासर किया और उनको अपने हालात वाक़यात के मुताबिक जो है वो नई सोच और फ़िक्र से हमआहंग बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, और एक नया निज़ाम जो तश्कील दिया गया सोच और फ़िक्र के लिहाज से, उसको रियासतों ने एक निज़ाम के तौर पर जो है वो इख्तियार भी किया। इस तस्वर को हम जो है वो कार्ल मार्क्स का तस्वर कहते हैं। कार्ल मार्क्स जो है वो 1818 में पैदा हुए, 1883 में उनका इंतकाल हुआ। जर्मन फिलोसफर थे, और बुनियादी तौर पर अगर हम इसके फिलोसफी के जो इसके बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर देखते हैं तो उसको कहा जाता है कि बुनियादी तौर पर वो सोशल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट था, यानी कि वो मुआशरती तौर पर और सियासी निज़ाम को जो है वो अपनी सोच और फ़िक्र के मुताबिक तरतीब देने के लिहाज से जो है वो हर वक़्त किसी लाहे अमल के तसव्वुर को जो है वो पेश करता हुआ या उजागर करता हुआ नज़र आता है। तो एक और उसका जो अहम पहलू है वो उसका इकोनॉमिस्ट होना है, यानी कि वो मुआशियत का जो है वो एक अहम तालिब इल्म था, और इस तरह वो मईशत के जो सियासी निज़ाम पर जो असरात होते हैं या मईशत के जो इंसानी तरक्की के अंदर जो किरदार होता है या इर्तिका के अंदर जो किरदार होता है, मईशत से जो रियासत और फ़र्द के जो ताल्लुकात जिस नौइयत के इस्तवार होते हैं इस पर उसको अपने इकोनॉमिस्ट होने की वजह से जो है वो एक अहमियत है, और यही वजह उसकी जो किताब भी है डास कैपिटल, यही उसकी सोच और फिक्र के जो है वो पैमाने जाएगा। फिर वो इसी तरह एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी एक अपनी पहचान रखता था। तो जर्नलिस्ट होने के नतीजे के अंदर उसे जो जो पॉलिसियाँ होती है उसकी एग्जीक्यूशन का तस्वर मिलता था, और जर्नलिस्ट जैसा वो एक जो हालात वाक़यात की गहराई है उस तक पहुँचना, फिर उस हालात वाक़यात की गहराई को अपने अंदाज के अंदर पराए में बयान करना। तो ऐसा बुनियादी तौर पर जो इसकी सोच और फ़िक्र का अगर हम देखें तो ही वाज़ अ रेवोल्यूशनरी, क्योंकि उसके जो अपने सोच और फ़िक्र के ज़ाविये थे उसके मुताबिक ये था कि रियासत के किसी निज़ाम को चैलेंज करने के लिए आप जो है वो सिर्फ सोच और फ़िक्र के उसके चैलेंज का मुकाबला करने ज़रिए उस तब्दीली नहीं ला सकते। अगर आपने किसी एग्जिस्टिंग तस्वर को ख़त्म करना है या चैलेंज करना है तो देन यू विल हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ द रेवोल्यूशन, क्योंकि मैंने देखी जो ताकतवर तबका जिस निज़ाम के साथ मुंसलिक होता है वो उसी के सम्राट का आइनादार होता है। लिहाजा जब आप एक निज़ाम को तब्दील करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि ताकतवर तबका जो उनसे मफादात हासिल करना होता है उसको भी आपने शिकस्त देना होती है, और ये अमल जो है वो कभी भी वो तबका अपने खिलाफ नहीं होने देगा जो ताकत के मनसब पर फायदा है, कि उसे ताकत से भी महरूम होना है और अपने उन मफादात से भी महरूम होना होगा कि अगर उसके निज़ाम को जो है वो तब्दील कर दिया जाए। तो इस तरह किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए या किसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के जरिए जब वो किसी निज़ाम को जो है वो चैलेंज करके उसको तब्दीली की तरफ गामज़न नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका वाहिद हाल जो है वो रेवोल्यूशन है, इनकलाब है, कि वह ताकत के एक तसव्वुर के तहत ही आप फतह याब हो सकते हैं। महज जो है वो अपनी जद्दोजहद या सोच और फ़िक्र के बयानी के ज़रिए आपको वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पर अगर इस तरह उसके जो अहाता हमने कहा जिन असूलों की वो कार्ल मार्क्स इक्कासी करता हुआ नज़र आता है। एक जर्मन है फिलोसफर, सोशियो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, फिर इकोनॉमिस्ट भी है, जर्नलिस्ट भी है, और इसी तरह वो एक रेवोल्यूशनरी सोच और फिक्र का जो है वो मालिक नजर आता है। लेकिन आपने उसे जो जाविये दिए अपनी सोच और फिक्र के तहत अगर हम उसको समझने की कोशिश करें वन बाई वन करके, तो उसका जो एक अहम तस्वर जो तब्दीली का तस्वर करा पाता है कि वो फर्स्ट टाइम उसने कैपिटल निज़ाम को चैलेंज करते हुए एक सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये तस्वर उससे पहले जो है वो कहीं में एग्जिस्ट होता हुआ नजर नहीं आता। अब सरप्लस वैल्यूज का बुनियादी जो तस्वर है कि वो कोई भी एक इनपुट जो होता है जब इसको किसी आउटपुट में तब्दील कर दिया जाता है, किसी रॉ मटेरियल को किसी मैन्युफैक्चरिंग गुड के तब्दील कर दिया जाता है, तो उसकी जो वैल्यूज होती है वो बहुत बढ़ जाती है। इस तरह जो एक रॉ मटेरियल है और जो एक मैन्युफैक्चरिंग गुड का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस दरअसल वो वैल्यू है जो वो कहता है कि सरप्लस है, क्योंकि जो एक इसके कॉस्ट है और जो इसके एक्सपेंडिचर्स है और जो इसका प्रॉफिट का जो सेल का जो गैप है दैट इज द रियल सरप्लस। अब ये कहता है यहाँ पर जो सरप्लस वैल्यू है ये कैपिटलिस्ट ले जाता है, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल के तौर पर जब वो अफराद को भी हासिल करता है, क्योंकि ये जो वैल्यू जनरेट होती है किसी रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग गुड बनाने के अंदर जाकर, वो मटेरियल गेन जो है वो अफराद सर अंजाम देते हैं जो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग गुड बनाते हैं। जिस तरह कि हम एक आम अमूमी मिसाल देते हैं कि जूता है उसके लिए
आपको लेदर चाहिए, लेदर कितने की कॉस्ट है, लेकिन उस लेदर को अगर जूता बनाकर मार्केट में रख दिया जाता है तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये जूता बनाने का जो अमल है वो एक फर्द ने अदा किया, लिहाजा उसने उसकी वैल्यू क्रिएट कर, जो वैल्यू क्रिएट करता है उसी को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन कैपिटल निज़ाम के अंदर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कैपिटल जो है वो उस वैल्यू पैदा करने वालों को भी अपनी रॉ मटेरियल के तौर पर जो है वो एक एजेंट के तौर पर लेता है और उसको अपने वसाइल से वो खरीद लेता है। तो इस तरह एक बुनियादी जो तस्वर उस कैपिटल निज़ाम के लिए एक तब्दीली लाने का सबब बना, उसको चैलेंज करना एक फिक्री तौर पर जो है वो लोगों के अंदर इस सोच और फिक्र को शरायत करना जो है वो आसान हो गया जब एक तस्वर जो है वो सरप्लस वैल्यू का। तो इस तरह का यहाँ पर उसके जो कार्ल मार्क्स की जो एक इनकलाबी सोच और फिक्र की बुनियाद है उसकी सरप्लस वैल्यू थ्योरी है। फिर यहाँ पर जाकर जो उसका एक बुनियादी तस्वर है वो है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, और ये हैगल की सोच और फिक्र के तहत उसी तरह वो तस्वर पाता है कि एक थीसिस होता है, एक एंटीथीसिस होता है और फिर एंटीथीसिस बन जाता है। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है हेगल और कार्ल मार्क्स के अंदर के जो कार्ल मार्क्स है वो कहता है कि मादी हालात और वाक़यात, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर इकोनॉमिस्ट था और मईशत के ही रसूल ज़ाबिर को ज़्यादा अहमियत देता हुआ नज़र आता था। तो उसके नज़दीक इंसानों की सोच और फ़िक्र है वो किसी हालात और वाक़यात के सोच और फ़िक्र के इर्तिका के नतीजे में तब्दील नहीं होती, बल्कि मुआशियत के जो हालात और वाक़यात होते हैं वो लोगों को अपनी सोच और फ़िक्र जो है वो तब्दील करते हैं। और यही वजह दुनिया के अंदर जब इनकलाब पैदा होते हैं तो उससे पहले जो है वो सोच और फ़िक्र पैदा होने से पहले लोगों के मुआशी हालात जो है वो लोगों को जो है वो इसके इनकलाब की सोच और फिक्र पैदा करते हैं। तो बेसिक डिटर्मिनिंग फैक्टर टू चेंज द विल ऑफ द पीपल, चेंज द अजम्पशन ऑफ द पीपल, या थिंकिंग ऑफ द पीपल, या लोगों की जो आइडियालॉजी जो चीज़ बनाती है वो मुआशी हालात वाक़ है। डेट इज़ वाई उसने कहा कि एक दौर के मुआशी हालात होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुआशी हालात जो है वो तब्दील हो जाते हैं। और इस तरह जब मुआशी हालात तब्दील होते हैं तो ये तब्दीली जो है वो फिर दो ग्रोहों में बन जाता है। एक माजी के जो मईशत के साथ सोच और फिक्र जो जनरेट हुई होती है वो, और जो एक नए अहद की सोच और फिक्र के जो तकाजे होते हैं उसके साथ, इस तरह दोनों एक एंटीथीसिस बन जाता है और एक एंटीथीसिस, और फिर इनके दरमियान जो है वो एक मुस्तकिल सोच और फिक्र के तहत जब किसी निज़ाम को नाफज करने के लिए जो इसी सोच की ज़रूरत होती है जो इन दोनों सोचों से बालादस्त बन सके, दैट इज़ बिकम द एंटीथीसिस। तो कहता है कि इंसानी जो हालात वाक़यात है मईशत के तौर पर जो है वो एक निज़ाम को वज़ा करते हैं, और जब मईशत के हालात वाक़यात तब्दील होते हैं तो फिर एक नई सोच पैदा होती है। और ये उसने कहा था जो बुनियादी तौर पर है कि जो मईशत के जो हालात वाक़यात हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो वर्ष से वर्ष होते चले जाते हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो है वो अपनी मईशत के इस्तेहसाल का दायरा कार जो है वो वसी से वसी करता चला। इस तरह एक तहसीस हो जाए, यानी कि जो एक लोगों की मुश्किलात है वो एंटीथीसिस में जाकर और भी ज़्यादा तबाह नहीं जाती हैं। फिर लोगों को एक ऐसा एंटीथीसिस चाहिए कि जिसके अंदर उन्हें निजात का, अपनी मईशत के लिहाज से जो है मुश्किलात से निजात का कोई तस्वर जो है वो हासिल होता हुआ नजर आए। तो फिर यहाँ पर जाकर हमें एक क्लास स्ट्रगल का तस्वर नजर आता है। फिर यहाँ पर जाकर जो बुनियादी तौर पर उसकी सोच और फिक्र जावी का था वो एक क्रिटिसिज्म था कैपिटलिस्ट निज़ाम के ऊपर और कैपिटलिस्ट के ऊपर के अंदर, क्योंकि उनके नज़दीक कैपिटलिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा तबका है कि जो अपने मफाद के लिए जो है वो किसी दूसरे के मफाद को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करता। वो अपने वसाइल में और अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए हर एक कदम उठाने के लिए, जैसे वो लोगों का इस्तेहसाल करने से भी या लोगों को उनके हकूक से महरूम करने से भी जो है वो गुरेज नहीं करता, क्योंकि उसे अपने मफादात का तो इस तरह जो दुनिया को कैपिटलिस्ट निज़ाम को एक सियासी तौर पर एक नजरिए के तौर पर जो चैलेंज किया गया वो कार्ल मार्क्स था। तो यहाँ पर जाकर हमें अगर इसके सोच और फिक्र के जाकर हम कार्ल मार्क्स का अगर जायजा लें तो बुनियादी तौर पर हमने कहा कि वो जिस मकसद के लिए उसने ये अपनी सोच और फिक्र का जो तस्वर दिया है, चाहे वो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म हो, चाहे वो क्लास स्ट्रगल का तस्वर हो। अब क्लास स्ट्रगल का भी जो तस्वर है वो एक अहम फैक्टर्स है। वो कहता है कि हर दौर के अंदर जो है वो हर रियासत के अंदर जो है वो दो ग्रोह होते हैं। एक जिसको वो एक बूर्जुआ क्लास कहता है, जिसको रिच पीपल हम नाम दे सकते हैं, और एक प्रोलिटेरियट ग्रुप होता है जिसको हम गरीब का नाम दे। वो कहते हैं ये दो तबके हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि बूर्जुआ क्लास वो अमीर तबका होता है और जब उसके नज़दीक ये बूर्जुआ क्लास जो होता है ये लिमिटेड ग्रुप ऑफ द पीपल होता है, ये जो ताकतवर होते हैं, जबकि जो प्रोलिटेरियट क्लास है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द पीपल। लेकिन अलमिया ये होता है कि जो बुर्जुआ क्लास होती है वो अपने ताकत के वसाइल की वजह से वो हुकूमत की ताकत भी हासिल कर लेती है। इसे जो गवर्नमेंट होती है डेट इज ऑल्सो बिकम द गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट। अब जो कैपिटलिस्ट जो है वो रियासत के अंदर जो है वो हुकूमत भी हासिल कर लेते हैं, तो फिर वो अपने जो ताकत के जो हसूल के जो जराए हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं, और इससे तब्दीली का जो रास्ता है वो एक ही हासिल होता है कि उसके खिलाफ जो है वो एक
इनकलाब बना गया। और ये कहता है कि इनकलाब नागुज़ीर इसलिए हो जाता है कि जो कैपिटलिस्ट होता है वो वक्त गुजरने के साथ साथ महदूद से महदूद होता चला जाता है, क्योंकि वो अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए जो रास्ता इख्तियार करता है वो अपने वसाइल में इजाफा करता है। दूसरा, उसके जो मुकाबल जो लोग होते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो गरीब हो, वो उनको मजीद कमज़ोर से कमज़ोर बनाता चला जाता है, ताकि वो अपनी ताकत में भी इजाफा करे, उनको भी कमज़ोर करे, ताकि उसका जो ताकत का जो दायरा कार है वो हर दो सीमत के अंदर जो है वो वसअत इख्तियार करता हुआ नजर आए। ऐसा क्लास तक का तस्वर है। लेकिन अल्टीमेटली वो इस तस्वुरात को जो बुनियाद कहता है कि अल्टीमेट जो अगर लोगों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है, तो वो हमें एक ऐसी रियासत की ज़रूरत है कि जो क्लासलेस सोसाइटी हो और स्टेटलेस सोसाइटी की तरफ वो जाता हुआ नजर आता है। क्लास सोसाइटी का मतलब देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, और इसलिए वो कहता है कि जब एक कम्युनिस्ट इनकलाब आ जाएगा और प्रोलेटेरिएट गवर्नमेंट बन जाएगी, तो फिर वो प्रोलेटेरिएट गवर्नमेंट जो है वो अपनी ताकत के जरिए अनलिमिटेड करेगी जो है कैपिटलिस्ट को और उनके इक़्तिदार की ताकत के हसूल के, ताकि वो दोबारा ताकत में ना आ सके। इसलिए वो एक इरा के बाद जो है जिसको वो एक क्लासलेस सोसाइटी में कन्वर्ट कर देगा। जब क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी देन देयर विल बी नो नीड ऑफ द स्टेट, तो इज स्टेटलेस सोसाइटी। अब यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स के तस्वुरात हैं, अगरचे इस लिहाज से तो कोई दो राय नहीं है कि इसने दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा करने के अंदर जो वो एक अहम किरदार अदा किया। ऐसे रियासतें मार्ज वजूद में जो इस निज़ाम के तहत तश्कील पाई, निज़ाम उनको चलाया, और दुनिया के अंदर आइडियालॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से भी जो है वो कैपिटलिस्ट निज़ाम को जिसने चैलेंज किया वो कार्ल मार्क्स की सोच या फिर या कम्युनिज्म था। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो तस्वुरात हैं उस तस्वुरात के अंदर जहाँ पर बहुत सारे इनकलाबी पहलुओं के लिहाज से जो है वो हम दे चुके हैं, लेकिन वहाँ पर इसके तस्वुरात की जो अमली हैसियत है वो एक हमेशा सवालिया निशान रही है। मिसाल के तौर पर जब सरप्लस वैल्यू का तस्वर आता है कि तमाम वैल्यू उसको दे दी जाए जो सरप्लस है, जिसने ये जनरेट किया, तो जो कैपिटलिस्ट की इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटलिस्ट की जो लेबर है, जो कैपिटलिस्ट के लॉस और प्रॉफिट का जो मार्जिन है, वो उसमें कहीं उसे नजर नहीं आता। जाकर वो एनर्जी अगर वो कैपिटलिस्ट ना पुट करे उसकी तो वो जो मैन्युफैक्चर गुड है वो खुद तो वैल्यू पैदा नहीं करती। इसी तरह जो एक तस्वर है बुर्जुआ क्लास का और प्रोलेटेरिएट क्लास का, वहाँ पर जो है वो रियासत के अंदर अगर हम देखते हैं तो आज के दौर में कैपिटल रियासतों के अंदर भी जो है वो ऐसे असूल और ज़वाबित तश्कील दे दिए गए हैं कि जहाँ पर जो है वो जो प्रोलेटेरिएट जो गरीब तबका या मजदूर तबका है उनके हकूक़ का तोहफ़ा जो है वो रियासत ने कवानीन और ज़ाब्तों के जरिए जो है वो कैपिटलिस्ट के खिलाफ जो है वो लोगों को फराम किया। और या जदीद कैपिटल रियासतें जो जदीद फलाही रियासत के तस्वर के साथ भी मुंसलिक नजर आती है। और सबसे अहम अगर हम इसको जाकर देखें जो इसका हिस्टोरिकल मटीरियल का तस्वीर के मादी हालात तब्दील हो जाते हैं, तो मैं ये भी सिंगल फैक्टर्स है। जबकि अगर हम इंसानी तारीख का जायजा लें तो जब भी कोई थीसिस और एंटीथीसिस और सिंथेसिस डेवलप होता है तो किसी रियासत के अंदर एक फैक्टर नहीं होता सिर्फ माइशत, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो लोगों की सोच और फिक्र को जो है किसी ऐसी सिमत पर डाल देते हैं कि जो वो अपने हालात वाक़यात को तब्दील करने के लिए किसी रेवोल्यूशन के तस्वर के साथ अपने आप को मुंसलिक कर दें। महज मीशत को द ओनली मीशत को फैक्टर करा देना या अल्टीमेटली जो इसका में कंक्लूजन है वो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर नजर आता है कि वो स्टेटलेस सोसाइटी हो, क्लासलेस सोसाइटी हो। तो मेरे हमें यहाँ पर भी जदीद अहद के अंदर अगर किसी तस्वर को नफ़ी के तौर पर नहीं लिया जा सकता, वो ये है कि स्टेट इज़ इंडिस्पेंसिबल टू इंश्योर, protect and enhance the individual interest as well as the collective interest, to protect the individual internally as well to ensure the external डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। तो ये रियासत ही है जो रियासत के अंदर रहने वाले लोगों को जो है वो अम्ब्रेला फ्राहम करती है, जिसके अंदर वो अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज तस्वर किए जाते हैं। इस तरह क्लासलेस सोसाइटी का तस्वर भी जो है वो एक नामुमकिन माना कि जब रियासत के अंदर एक हुकूमत तश्कील पाएगी तो तबकाती तस्वर तो कायम रहेंगे। इस स्टेटलेस सोसाइटी का तस्वर, क्लासलेस सोसाइटी का तस्वर जो वो एक ऐसे तस्वर आता है कि जिनको एग्जीक्यूट करना जो है वो मुमकिन है। और अगर एग्जीक्यूट करने का कोई तस्वर इख्तियार कर लिया जाए तो फिर इंसान जो है वो उन तमाम समरात से फ़वाइद से महरूम हो जाएगा जो रियासत और कानून से उन्हें हासिल होते हुए नजर आते हैं। तो इसे कहते हैं हम इस तस्वुरात को दरअसल जो कैपिटल निज़ाम को एक चैलेंज करने वाला निज़ाम था उसके लिहाज से इसको देते हैं, और यही इसकी अहमियत है। डेट इज़ वाई द कार्ल मार्क्स हैज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी। थैंक यू वेरी मच।